आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ब्रीथिंग। ठीक है जी। सांस लेने के और बाहर निकालने के अमल को ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है जी, विच इज़ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सबसे पहले अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग के प्रोसेस में हमारे पास जो है ना केमिकल एनर्जी यूज़ होती है। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, केमिकल एनर्जी विल बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, कंज्यूम होती है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है जी, अब जो इनहेलेशन है इसे इंस्पायरेशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, अब इनहेलेशन में हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसे इनहेल किया जाता है, और एक्सहेलेशन में इसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी, अब जो इनहेलेशन है इसमें क्या होता है जी, इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो जो है ना आउटर मूव करते हैं। जो आउटर इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसे मैं इस तरह से अगर लिख दूँ, आउटर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो इनर इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है जी, एक्सहेलेशन में ये चीज़ इन्वर्ट हो जाएगी। जो आउटर वाले हैं वो रिलैक्स करेंगे, और जो इनर वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो है इनहेलेशन में क्या होता है कि जो रिब्स होते हैं वो मूव करते हैं फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है जी, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड इनकी मूवमेंट होती है, लेकिन जो इसमें है वो हमारे पास डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होती है। रिब्स की मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अबाउट डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक मिनट, अच्छा जी, डायफ्राम हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसकी जो शेप होती है वो लेस ड्रूम लाइक हो जाती है। लेस ड्रूम लाइक शेप हो जाती है, और जो यहाँ पे है ये रिलैक्स करता है डायफ्राम, और इसकी शेप मोर ड्रूम लाइक। ठीक है, इनहेल जब हम करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है और जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, लेकिन एक्सहेल जब हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस में जो है ना वॉल्यूम डिक्रीज करता है और प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो है ना ब्रीथिंग का फिनोमेना जो है प्रोसेस तेज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग की। हमारे पास जो ब्रीथिंग को दो तरीक़ों से कंट्रोल हो सकती है। एक वॉलेंट्री कंट्रोल होता है और दूसरा इनवॉलेंट्री हो जाएगा। अच्छा जी, जो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है वो हमारे पास कौन करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है, और इसमें अगर स्पेसिफाई कर दूँ तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो इनवॉलेंट्री वाला पार्ट है वो हमारे पास कंट्रोल करता है मेड्यूला।
मेड्यूला में भी हमारे पास दो सेंटर होते हैं, एक होता है इंस्पायरेटरी सेंटर और एक होता है एक्सपायरेटरी सेंटर। जो मेड्यूला में पोर्शन के लिहाज से अगर देखें तो जो इंस्पायरेटरी सेंटर है उसे कंट्रोल करता है लोअर पार्ट, ठीक है, एंड वेंट्रल पार्ट। और जो एक्सपायरेटरी सेंटर है इसको टॉप पार्ट या अपर पार्ट और डोर्सल पार्ट, ये हो गया, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है विच इज रेस्पिरेटरी सरफेस। इसके जो एमसीक्यूज आते हैं मैं वो लिखवा देती हूँ। रेस्पिरेटरी सरफेस की अगर हम देखें तो ये थिन होती है, इसकी थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है और इसके अलावा मॉइस्ट होती है, लार्ज होती है रेस्पिरेटरी सरफेस। ये एमसीक्यूज इसके मतलब पूछ लेते हैं, सिर्फ यही जो मैं लिखवा रही हूँ। इसमें हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं एंड इट इज़ परमिएबल। और इसके अलावा अगर एमसीक्यूज एक गैसियस एक्सचेंज सिर्फ एक प्रोसेस से ही होता है विच इज़ डिफ्यूजन, ठीक है जी। ओनली डिफ्यूजन इज द प्रोसेस थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमारे पास अगर हम टोटल देखें तो एक ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है वो 5 to 6 लीटर होता है, ठीक है जी। और अब ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में ही फर्दर हमारे पास जो है ना फर्दर कुछ पॉइंट्स है वो कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एयर विच इज़ इनहेल्ड और एक्सेल्ड, यानी कि जो भी एयर हम इनहेलेशन में एक्सेलेशन में यूज़ करते हैं रेस्ट पोजीशन पे, वो होती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है? इट इज़ अबाउट 500 मिलीलीटर, ठीक है जी। इसे हम 0.5 लीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया जी, ये वो वॉल्यूम होता है जो रेस्ट पोजीशन में जो स्टोर्ड होता है, हमेशा स्टोर्ड रहता है, ये वो वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम जो वॉल्यूम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। इसकी अगर हम देखें तो ड्यूरिंग रेस्ट इसका हमारे पास है ये है 4.5 लीटर, इसे 450 मिलीलीटर भी कह सकते हैं, 4500 मिलीलीटर, ठीक है जी। और एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो ये होता है जी, एक्सरसाइज में ये 1.2 लीटर और 1200 मिलीलीटर, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो है फोर्स्ड वॉल्यूम। फोर्स्ड वॉल्यूम इसे इंस्पायरेटरी फोर्स्ड वॉल्यूम में है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिवाइड हो रहा है, एक फोर्स्ड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है और एक फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है, ठीक है जी। जो फोर्स इंस्पायरेटरी वॉल्यूम होता है इसमें हमारे पास जो है ना 3000 या हमारे पास 3100 मिलीलीटर आ जाता है। और जो फोर्स एक्सपायरेटरी इसमें 1200 ml आ जाएगा विच इज़ 1.2 लीटर, ठीक है। अगर मैं इसे एक दफ़ा ऐसे रख लूँ
ओके जी, तो ये हमारे पास आया, इसका वॉल्यूम की बात हो गई। हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लें। तो एक वर्ड है स्पायरोमीटर। ये क्या है? इट इज़ एन apparatus which is used to measure the rate of respiration। ये आपने याद रखना है, ठीक है। measures rate of respiration, ठीक है जी। तो इज ऑल अबाउट ब्रीथिंग जी। तो ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है जी। अब हम गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन को समझेंगे कि किस तरह से गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा फिनोमिना समझाऊंगी, इसका पूरा जो रूट है वो समझाती हूँ, ठीक है जी। हमारे पास ये होगी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई हो गई। दिस वन इज प्लाज्मा। ये है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, ठीक है जी। और ये हमारे पास इस तरह से दो अलग से मजीद बन गए, विच इज ये है टिश्यूज और ये हमारे पास इसका आरबीसीज, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या होता है हमारे पास एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आती है विच इज़ थ्रू इनहेलेशन। O2 आया प्लाज्मा। प्लाज्मा से ये चलता हुआ विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स में आया, जहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन थी। जब उसे ऑक्सीजन मिली तो उसने हमारे पास क्या किया, रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक ब्राइट रेड कलर का जो है ना एक पिगमेंट सा होता है, ठीक है जी। ब्राइट रेड कलर में ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ विच इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन था ये यहाँ से चलता हुआ हमारे पास आया जो है ना रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। इधर आके इसने क्या किया जी, जब ये इधर आया तो इससे हमारे पास जो है ना ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। ये टिश्यूज़ थे, टिश्यूज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकले और हमें मुझे मिल जाए भाई ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि टिश्यूज़ को तो ऑक्सीजन चाहिए। इसने उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसने हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास यहाँ पे क्या बनाया जी, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया प्लस वाटर बना दिया, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना आपस में फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में इस टाइम जो है ना ये H2CO3 बना देते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बना देंगे, ठीक है जी। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये यहाँ पे ही टिश्यूज़ में ही जो है ना सॉरी रेड ब्लड सेल्स में ही ये बाइकार्बोनेट क्या हुआ जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड आया हीमोग्लोबिन के पास, हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हमारे पास इसने वाटर बना लिया। जब वाटर बना तो क्या यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है जी। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम था जिसने इसे बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट जो है ना यहाँ से प्लाज्मा में जाएंगे, प्लाज्मा में सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे आपको पता होगा। ये सोडियम आयंस के साथ मिलके बना देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जो ये सारा प्रोसेस है इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म, क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म।
ठीक है जी। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि ये सोडियम ये जो बाइकार्बोनेट थे ये हमारे पास प्लाज्मा में गए वहाँ से सोडियम से। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये यहाँ से चलता हुआ फिर प्लाज्मा में आएगा, यहाँ पे दूसरी तरफ प्लाज्मा में आएगा, वहाँ पे ये हमारे पास सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और बाइकार्बोनेट जो है ना और HCO3 माइनस आयन अलग हो जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं बताती हूँ, ये एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया, इसके अलावा ये जो सोडियम है दोबारा से रेड ब्लड सेल्स में आएंगे, ये दोबारा से NaCl बना देंगे प्लाज्मा में। ठीक है। और जो ये HCO3 माइनस आयन है ये इधर आएंगे, इधर आके ये दोबारा हमारे पास ये रिएक्शन करवा लेंगे। ठीक है जी, HCO3 माइनस आयन। और जब ये अलग हुए तो एक सोडियम आयन बने HCO3 माइनस आयन, ये मैं यहाँ पे अगर रिएक्शन करवाऊँ क्या हुआ, ये अलग हो गए, ये HCO3 माइनस आयन अलग हुआ, हाइड्रोजन आयन अलग। जो सोडियम आयन अलग हुआ था उसने तो NaCl बना दिया दोबारा, मतलब प्लाज्मा में क्लोराइड आयन भी तो है ना अगर सोडियम है तो। ठीक है जी। तो इसने क्या किया, इसने दोबारा आपस में रिएक्शन करके क्या किया, बाइकार्बोनेट बना लिया, H2CO3 बना लिया। ये दोबारा कन्वर्ट हो गया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत अहमियत की हामिल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी एल्वियोलाई में और वहाँ पे ऑक्सीजन मतलब वहाँ से एक्सहेलेशन में ऐड हो जाएगी कि एक्सहेल हो जाएगी। ठीक है जी। एल्वियोलाई से नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो एक्सहेल हो जाएगी। अगर मैं अब इसको रिपीट कर दूँ तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है। इन्हेलेशन हुई, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई। जब ऑक्सीजन अंदर गई इसने क्या किया, ये रेड ब्लड सेल्स में पहुंची, ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में जो हमारे पास ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया विच इज़ ब्राइट रेड इन कलर। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये गया जी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स में। जब तक ये रेड ब्लड सेल्स में जा रहा था टिश्यूज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है। जब ये रेड ब्लड सेल्स में आया टिश्यूज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड को RBCs में डाल दिया था। ठीक है। इसने हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन को टिश्यू को दे दिया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आया, उसने क्या किया, उसने इन दोनों का रिएक्शन करवा के सोडियम बाइकार्बोनेट आयन बना दिए। ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में गए, वहाँ पे सोडियम आयन्स प्रेजेंट थे, इन्होंने इन सोडियम आयन्स के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। इस प्रोसेस को क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट दोबारा से ये जो प्लाज्मा में आए, इन्होंने दूसरे प्लाज्मा में गए, इन्होंने अपना जो है ना आयन्स में चेंज हो गए, सोडियम अलग हो गया, कार्बोनेट जो है नेगेटिव आयन अलग हो गए और H+ आयन अलग होंगे। अब इन दोनों ने दोबारा से कार्बोनेट बना दिया। इस कार्बोनेट ने टूट के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के लिए एल्वियोलाई के पास चला गया। ठीक है जी। तो ये इतने लंबा प्रोसेस जिसको हम समझ होते हैं, ये विदिन सेकेंड्स, विदिन मिली सेकेंड्स होता है। ठीक है जी। ये बहुत स्पीडली होता है काम हमारे अंदर। ठीक है। हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है पार्शियल प्रेशर का, वो बस करेंगे तो ये चैप्टर ख़त्म। आई थिंक 2 लेक्चर्स में ही ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो कोशिश करती हूँ कि अब ये जल्दी ही सिलेबस भी कवर करवा लें। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, अगर किसी को नहीं पता तो। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, आई थिंक 31 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट है, तो वो करवा लें जिन्होंने भी करवानी है। ठीक है जी। अब हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। इस पार्शियल प्रेशर इसको समझना पड़ेगा। देखिए हमारी एयर में बहुत से जो है ना गैसेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी बहुत से। ठीक है जी। तो पर गैस की अगर हम बात करें, यानी कि एक गैस का एयर में क्या प्रेशर है, इस प्रेशर को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर ऑफ वन गैस इन एयर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास हम सिर्फ ऑक्सीजन की अगर बात करें
ठीक है। पार्शियल प्रेशर में एयर में एक गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर, जिस तरह हमारे ब्लड में भी हम एक ही गैस का प्रेशर चेक करें विच इज़ ऑक्सीजन। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है ना में पर 100 मिलीलीटर पाए जाते हैं। क्या चाह रही हूँ, एक तरफ मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन, एक तरफ मैं कह रही हूँ हीमोग्लोबिन। हमारे पास जो 100 ml ब्लड होता है ना उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है जी। और यानी कि अगर हमारे पास 1000 अगर मतलब 2 लीटर आ जाए, 2 लीटर अगर हमारे पास ब्लड हो तो उसमें हमारे पास 300 ग्राम हीमोग्लोबिन आएगी। ये आपने याद रखने कि जो 1 लीटर होता है ना उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है जी। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इस हिसाब से अगर 2 लीटर ब्लड है तो उसमें 300 हीमोग्लोबिन आएंगे। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये 15 हीमोग्लोबिन 100 ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन में है, तो एक हीमोग्लोबिन में हमारे पास जो है ना 1.34 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि पर हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और अगर हम 15 की बात करें तो 19.6 नियरेस्ट 20, ठीक है जी। 19.6 जो है ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में, ठीक है जी। इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर में हमारे पास 19.6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि अगर 100 मिलीलीटर ब्लड में हमारे पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ठीक है जी। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि इसमें 19.6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमारे पास जो 100 मिलीलीटर ब्लड है उसी में 19.6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है जी। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब ये अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी से। इसको मैं इरेज कर दूँ। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटीज। अगर एयर की मैं बात करूँ तो एयर में हमारे पास जो है ना, ये आपने ज़रूर याद कर लिया, एयर में होता है पार्शियल प्रेशर 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। उसके बाद एयर से जब लंग्स में ऑक्सीजन आती है, लंग्स का प्रेशर होता है 116 मिलीमीटर मर्क्यूरी। लंग्स से ब्लड में आती है जहाँ पे प्रेशर होता है 100 मिलीलीटर मर्क्यूरी। ब्लड से टिश्यूज़ में जहाँ पे प्रेशर होता है 60 मिलीलीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है जी। अब जो एक नॉर्मली एक ब्लड होता है, एक नॉर्मल हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन होती है 14.6 मॉलिक्यूल्स मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 100 मिलीलीटर में 14.6 ml जो है ना ऑक्सीजन होती है। लेकिन वो ब्लड यानी कि अगर 14.6 है तो ये ब्लड हमारे पास है 75% सैचुरेटेड, ठीक है जी। और जो हमारे पास वो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड की गई है, वो 19.6 ml होती है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। इसका मतलब है 98% सेचुरेशन होती है, ठीक है जी। ये 98% सेचुरेटेड हो गई। अब देखिए तो जो एक हीमोग्लोबिन होता है ना, वो हमारे पास ऑक्सीजन कैरी, उसमें ऑक्सीजन होती है Hb हीमोग्लोबिन HbO2 जो है, इसमें हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन में 97% ऑक्सीजन होती है,
जबकि 3% ऑक्सीजन होती है प्लाज्मा में। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटीज हो गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑर्डर है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑर्डर है कि कौन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बाइंड करता है, तो वो ऑर्डर मैं अलग से यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाइकार्बोनेट्स जो है ना कैरी करके लेके जाते हैं। और जो 7% है वो प्लाज्मा के थ्रू जाते हैं, कैरी करते हैं। अप्रोक्स 23% हीमोग्लोबिन कैरी करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कौन कितना कैरी करते हैं, ये परसेंटेज उसकी है। ठीक है जी। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की होगी उतनी ही कम कार्बन डाइऑक्साइड वो कैरी करके लेके जाए। ठीक है जी। इसके बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है कि जो पीएच है वो डायरेक्टली रिलेशन है बाइंडिंग कैपेसिटी से, यानी कि जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उतनी ही पीएच कम होती है, जितनी पीएच कम होती है उतनी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर की जो है ना वो भी इनवर्स रिलेशन है बाइंडिंग कैपेसिटी से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये अच्छा जी, अगर हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है, पीएच उससे कम होती है, तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी उससे कम हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो तब भी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है जी। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ये लास्ट हमारे पास। एंड देन ये चैप्टर फिनिश। ठीक है जी। एक मैं ब्लॉक आपको बना के दे रही हूँ। ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे आर्टरी है, और इधर हम कहेंगे वेनस। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, जो आर्टीरियल ब्लड होता है उसमें उसकी रेशियो होती है 19.6 ml पर 100 ml। ठीक है जी। और जो वेनस होती है उसकी 14.6 ml पर 100 ml। यानी कि आर्टीरियल हमारे पास जो है ना ऑक्सीजनेटेड कैरी करते हैं, और जो वेनस है आर्टरीज कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसलिए ऑक्सीजन की रेशियो ज़्यादा है। वेन्स कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड को, इसलिए ऑक्सीजन की रेशियो कम है। हमारे पास जो आर्टीरियल ब्लड होता है ना उसमें हमारे पास जो है ना 5 ml ऑक्सीजन होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड, जो ये देता है टिश्यूज़ को। और जो वेनस होती है वो 4 ml ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 100 ml ब्लड से ना लंग्स को देती है। यानी कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड which were given to the lung, 5 oxygen molecules will be given to the tissues। यानी कि अगर 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स टिश्यूज से निकल के हमारे पास एल्वियोलाई तक लंग्स तक जा रहे हैं, तो उसके बदले में वो ऑक्सीजन टिश्यू कितनी लेगा? 4 कार्बन डाइऑक्साइड देके 5 ऑक्सीजन देगा। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की आर्टीरियल की बात करें तो ये 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होता है पर 100 ml, और ये 54 ml होता है कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml। ठीक है, भी मैंने जैसे बात की कि 4 ml, इसलिए इसमें 4 ज़्यादा होता है।
अच्छा, ये बात आपने याद रखनी कि पल्मोनरी वेन्स या अम्बिलिकल वेन जो हैं वो भी ऑक्सीजनेटेड, लाइक वेन्स, सारी वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड सिवाय अम्बिलिकल वेन एंड पल्मोनरी वेन्स। ठीक है जी, अगर वो कहते पल्मोनरी वेन की बात करें तो हम ये सारा अपनी रेशियो बताएंगे, या अम्बिलिकल वेन की बात कर दें तो हम ये सारी रेशियो बताएंगे। लेकिन अगर वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी अम्बिलिकल आर्टरीज की बात कर दें तो फिर हम ये रेशियो, वेन्स की रेशियो की बात करेंगे। ठीक है जी, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दिया करें। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।